क्योंकि मुझे अनुशासन तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया अनुशासन तोड़ने के लिए। अगर वो झूठ नहीं बोलते प्रेस में आके तो हम ये सब कागज लेके नहीं आते, और हम भी प्रेस में नहीं आते। लेकिन झूठ बोल के कि हम लोग मतलब कोई मसला पार्टी में हम लोग नहीं लेके गए, या पार्टी में उनको जानकारी नहीं था, और लगातार इतना प्रताड़ना हम लोग तब से क्षेत्र में झेल रहे हैं। अभी तक इस साल के बारे में बता रहे हैं कि 7 केस मेरे पिताजी के ऊपर हुआ है और कई रैयतों के ऊपर हुआ है। फर्जी मुकदमा होते गए और हम लोग सूचना देते गए, लेकिन उन लोग को कोई बचा नहीं पाया। तो मेरे पिताजी जब धरना दिए थे, या फिर जो से हमारे संघर्ष और हमारा लड़ाई किसी से छुपा हुआ नहीं है, हमारा लड़ाई है मुआवजा 2013 के अधिनियम के तहत वहां पे अपने क्षेत्र में दिलाना। उसी के तहत सभी लोगों को फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा। तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी यातना सह रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन में थे और लगातार आप लोगों के पास न्यूज भी आता रहा। अब क्योंकि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देखा कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी को निष्कासित कर दिया गया, तो इस पे तो हम लोगों से कोई पूछा भी नहीं, कोई हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया। अब जब प्रेस में आके जब बोल रहे हैं तो कई झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ ये बोल रहे हैं कि कोई मसला था तो पार्टी में आके बोलना चाहिए था। झूठ ये बोल रहे हैं कि किसी के पास साथ भी अगर दिक्कत होता है, कोई पार्टी वर्कर अगर परेशान रहता है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और प्रवक्ता जो है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, और जो जेएमएम के प्रवक्ता है मनोज पांडे जी, ये हमको हिदायत दे रहे हैं प्रेस में कि अगर कोई मसला था तो उसको हल करना चाहिए था, पार्टी में आके हल करना चाहिए था। तो हम मनोज पांडे जी जो जेएमएम के प्रवक्ता है उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी समस्या का अगर किसी मसला को अगर हल करने का अगर कोई एसओपी है गठबंधन की सरकार में, तो वो उसको मतलब जारी कर दीजिए, क्योंकि दूसरा क्या मसला होता है हमको पता नहीं। क्योंकि हम हर फोरम पे और हम हमेशा अपना जो समस्या है क्षेत्र का वो हमेशा बताते रहे हैं। और अगर पार्टी ये कहती है कि हमने उनको सूचित नहीं किया है, तो पहले तो मैं माफी चाहती हूँ। हमारे रामेश्वर राव जी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष है, आंदोलन छिड़ा था तो हम लोग को धमकी भी मिला था, जो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए थे कि कोई बीजेपी के एमपी सीएम रमेश जिसका नाम है, वो धमकी दिए थे कि तुम्हारा राजनीतिक पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पिताजी को अरेस्ट करवा देंगे, जेल भेज देंगे, और भी तरह तरह का चीज। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है हम उसी पे बात करेंगे। तो उस पे भी पार्टी के लोग कुछ भी बोलने से बचते रहे और लगातार हमको अभाव महसूस होते रहा। और इसलिए हम केंद्र नेतृत्व के पास गए और वहां पे सारे चीजों को रखे। तो क्या इनको इस बात का दिक्कत हो रहा है कि हम सीधा डायरेक्ट केंद्र नेतृत्व के पास चले गए? अच्छा, ये बोलते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर दिए। मतलब इनको और कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इतना समय से, और किस तरह से मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी जी को नंगे पांव और नाइटी में फोन छीन करके उनको थाना भेज दिया गया, और पूरे उसी तरह से सामान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। नाश्ता तक नहीं करने दिया गया। 11-12 बजे वो नाश्ता बना के नाश्ता करने ही जा रही थी, उसी समय ये सारा प्रकरण किया गया। 1 बजे जब तक हम पहुंचे थे तब तक पूरा घर ढा दिया गया था। उस दिन मेरे पिताजी दिल्ली में थे, और ये सारा कार्रवाई सोचिए कि इतना सारा पुलिस तैनात करके 2000 पुलिस तैनात करके वहां पे दे दिया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? ये सब कार्रवाई करने से पहले पार्टी ने कुछ सूद लिया? अगर हमने नहीं बताया तो ये क्या है फिर, जिसमें राजेश कच्छप जी, रामचंद्र सिंह जी और सुरेश बाठा जी जो तीनों विधायक है, वो हमारे क्षेत्र क्यों गए थे अगर हमने नहीं बताया था? तो ये कमेटी का निर्माण क्यों किया गया था? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे रैयतों का और जो योगेंद्र साहु जी का कारखाना है उसको जबरन वहां पे बुलडोज कर दिया गया। किसी को वहां पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा नियम पूर्वक, और इस पुलिस द्वारा रात में मारपीट भी किया जाता है और रैयतों के साथ
शोषण भी किया जाता है, और जो हमारे घर 400 पुलिस फोर्स भेज दिया गया था सीएम रमेश के कहने पे, उस पे ये कमेटी बनी थी। अब उस पे ये कमेटी बनी तो रिपोर्ट क्या हुई? ये क्या अनुशासन समिति ने सूद लिया? क्या अनुशासन समिति एक पक्ष कार्रवाई के लिए बस है? क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अगर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जी अपना मतलब जब उनको अपना दर्द पे वो बोल रहे थे, तब उनको याद आया कि हम लोग कांग्रेस के हैं, और उससे पहले भूल गए थे कि हम लोग कांग्रेस के हैं। तो ये कमेटी बनी, उसके बाद भी हम लोग लगातार लगे रहे, तो एक और कमेटी बनी, और ये कमेटी जो बनी है ये 30/1/2026 को बनी है। अब ये कमेटी में 2 मंत्री भी हैं और तीनों विधायक हैं। जो मंत्री हैं वो वित्त मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, और विधायक राजेश कच्छप जी है, रामचंद्र सिंह जी है, सुरेश बैठा जी है। इसकी एक बार भी बैठक हुई है क्या? क्या इन लोगों को आपने देखा है कि इस संबंध में या इस मामले में कभी भी बड़का गांव में गए हैं? क्या आपने देखा है? क्या अनुशासन समिति इसको नहीं देखती है? क्या आपने कभी सुना है कि हमारे कितने कितने सारे विधायक कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ बोलते रहते हैं? क्या वो लोकप्रिय नहीं है? क्या लोकप्रिय सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं? हो सकता है कि कांग्रेस के मंत्री लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करने पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही किसी को नोटिस गया। अब कोई अमर्यादित भाषा का तो उपयोग नहीं किया था पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जी ने, ना ही कोई गाली दिया था। उन्होंने ये बोला था कि साजिश के तहत हम लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकली बर्बाद करने का और पॉलिटिकली खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। तो क्या गलत बोला था? क्योंकि इतने सारे पुलिस फोर्स, जितना थाना नहीं है हजारीबाग लोकसभा में, उससे ज्यादा वहां पे पुलिस फोर्स आपको तैनात दिखेंगे। हमको लगता है दूसरे दूसरे जिला से भी बुला लिए गए थे। इतना हूटर, इतना सायरन बजा बजा के कम से कम 100 गाड़ी तो हम खुद से गिने हैं जो वहां पे जाके हूटर बजा रहे थे। आप सोचिए, एक अकेली महिला, संवेदनशीलता भी नहीं है। तो उस समय से लेकर ये पहला तारीख 22/8/2025 से लेकर ये जब परसों जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जी अपना वीडियो रिलीज किए, तब उनको नींद खुला। इतने दिन से प्रवक्ता हमारे कहाँ सोए हुए थे? इनको जो मन करता है, जो बोला जाता है, वो बोल देते हैं भोंपू की तरह। हाँ, जो जो सिखा दिया जाता है वो बोल देते हैं, हंसते हंसते बात करते हैं, कोई गंभीरता नहीं है। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का नाम क्यों लिया? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब योगेंद्र साव पूर्व मंत्री के निष्कासन से संबंधित था, तो उस पर वही बात करना चाहिए था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का बात करने लगे। आप केंद्र नेतृत्व को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों घसीटे? आप बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है माननीय राहुल गांधी जी को, तो इसका मतलब कि आप मतलब योगेंद्र साव जी पार्टी में थे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे, ये कहना चाहते हैं? या फिर हम लोग मिल लिए राहुल गांधी जी से इसलिए उनका नाम घसीटा गया? या उनको ये तकलीफ है कि हम यहाँ पे इनको बाईपास करके और डायरेक्ट राहुल गांधी जी से डायरेक्ट हो गए, वहां पे मिल लिए? तो मैं जो है, ये जो निष्कासन का जो ये चिट्ठी निकला है, इसकी कोई नोटिस नहीं दी गई है। कौन सा नियम कहता है कि बिना नोटिस का आप किसी भी वरिष्ठ कांग्रेसी को आप निकाल सकते हैं? और ये दबाव में नहीं हुआ है ये कार्रवाई, तो कैसे हुआ है? क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दबाव से हमने नहीं किया है। इनको खुद बोलना पड़ रहा है, क्यों बोलने का जरूरत पड़ रहा है? ये साफ साफ दिखाता है कि दबाव में किया गया है। मैडम, मोदी जी की एक गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर भी कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तत्काल उन्हें रिलीज करने का आरोप था। देखिए, उसमें भी हम लोगों के साथ साजिश हुआ, क्योंकि हम लोग जब लाइव भी आए थे तो उन रैयतों का मुंह दिखा रहे थे, और उन रैयतों के लिए हम लोग उन रैयतों के लिए बोल रहे थे कि इन लोगों को रिलीज कर दिया जाए, और रिलीज होगा तो सब होगा साथ में, है कि नहीं? जब थाना में पकड़ के कोई ले गया है 5-6 लोग को, तो छूटेगा तो सब एक साथ छूटेगा ना। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह का प्लानिंग करके, किस तरह का दिमाग लगा के योगेंद्र साव और निर्मला देवी को सिर्फ छोड़ा गया और सभी रैयत को जेल भेज दिया गया। हम रात भर कुर्सी में बैठे रहे चौकीदार की तरह। हम सोचे कि योगेंद्र साव और निर्मला देवी को गायब करेगा और रैयत लोग को गायब कर दिया गया। और लेकिन एक ऐसा ये मामूली केस था कि 5 दिन के अंदर बेल हुआ उन लोगों का। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह का केस कर पाए होंगे।
कि 5 दिन के अंदर उनका बेल हुआ। हम लोग रैयतों के साथ हर पल खड़े थे। तो जो साजिश किया जा रहा है, जितना हम लोग को टारगेट किया जा रहा है शुरू से और अभी से, हम लोग इस लड़ाई में अकेले लड़ रहे हैं और माननीय राहुल गांधी जी पे विश्वास है। हम लोग ये सारी बातों को वहां पे लेके जाएंगे। पार्टी में जो कार्रवाई की है योगेंद्र साहब से, उनका कहना है कि अनुशासन समिति ने जो को लिया, जो सोशल मीडिया पर उनका बयान आया था, कांग्रेस के अनुशासन समिति ने पार्टी के सरकार और गठबंधन की छवि को धूमिल कर रहे थे। ये कार्रवाई सरकार और देखिए, सरकार और पार्टी जनता से अलग नहीं होती है। अगर जनता है, जनता से ही पार्टी बनती है, जनता से ही सरकार बनता है। और अगर जनता परेशान है, रैयत परेशान है, अगर उसको नजरअंदाज करके चलेंगे तो पार्टी की छवि बहुत बड़ी अच्छी नहीं होगी। और हम लोग उसी का लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के विस्थापितों का लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें हमारा साथ देना चाहिए था, उसमें हमारा सूद लेना चाहिए था, लेकिन कभी भी नहीं पूछा गया। और इतना सारा चीज जानते हुए हमेशा हम लोगों ने पत्रचार किया, केस के रेफरेंस भी दिया, केस चल रहा है ये भी बताया, लगातार अपडेट करते रहे। बावजूद उसके ये सारा कार्रवाई अचानक से कर दिया गया, जरूर किसी दबाव में किया गया। तो क्या ऐसी पार्टी रहना उचित समझेंगे जहां पर जो पार्टी आप लोग, देखिए जो लोग देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आत्मसम्मान को विसर्जित करते हुए, परिवार का सम्मान को विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं कर सकते। और इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने जगह में सही हैं और अगर गलत है तो ये लोग उसका स्पष्टीकरण दें, उसका हमको पूरा मतलब अच्छे से सफाई से बताए कि कहाँ गलत है। और हमको अगर ये लोग सिखा रहे हैं, वैसे लोग सिखा रहे हैं जो जनता में कभी गए नहीं। ये दोनों प्रवक्ता जो जेएमएम और कांग्रेस के हैं, जो मीडिया में बोल रहे हैं, ना ही कभी, मतलब ये लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं जो कभी आज तक ना चुनाव लड़े, ना कभी जनता के बीच गए, ना कभी कोई जनता का समस्या से कोई मतलब रखे, ना ही कोई जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब है। पार्टी में रहते हुए आप ये लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी से जवाब भी मांग रहे हैं। देखिए, पार्टी 2-4 आदमी नहीं है। ये लोग जो मिलके यहाँ पे पार्टी का, अब हम उस पर ज्यादा बोलेंगे तो बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता पे हम नहीं जाना चाहते। थोड़ा सा हम अनुशासन भंग जरूर किए जिसपे हमको मजबूर किया गया है। बाकी आप लोगों के बीच में इस विषय पे फिर से आएंगे, लेकिन कुछ मामलों को हम पार्टी के स्तर तक ही रखना चाहते हैं। ये तो प्रभारी का भी आदेश होगा कि अम्मा जी, इस पूरे प्रकरण में आपके जो स्टेट इंचार्ज उनकी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने आपसे सुना? देखिए, हम तो अभी किसी से बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारा चीज को, हाँ बिल्कुल सारा बात गया। इनफैक्ट वो अपने मेल से सभी डीसी को, एसपी को, चीफ सेक्रेटरी को, डीआईजी, डीजीपी, सबका मेल हमसे लिए कि किसको किसको मेल करना है। तो उन्होंने बोला कि हम सबको मेल करवा रहे हैं आपका केस का रेफरेंस देते हुए कि इस तरह का चीज हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो करते हुए। और मेल गया भी है, मेल सभी को मेल भी गया है, और वो भी प्रभारी की तरफ से। कांग्रेस के आला कमान को कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, मतलब अम्मा जी, क्या ये सारे विषय को लेकर सेंट्रल लीडरशिप के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और जानकारी संतोषजनक आपके पास जवाब नहीं आता है तो आगे का प्लान आपका क्या है? देखिए, सब अभी बैठ के तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हम आप लोग से साझा किए हैं, इसके बाद अगर जो भी आगे का गतिविधि जो भी होने वाला होगा तो हम आपको जरूर अवगत करेंगे। देखिए, हम बहुत टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं जिसमें कि हम पूरे न्यायिक कागजात के साथ आए हैं। हवाई बात कोई भी कर दे, एक परिवार जो हमेशा लड़ते रहा है, हमेशा संघर्ष करते रहा है, हमेशा जेल का यातना और राज्य बदल हर तरह का चीज सहा है और जनता को दिया भी है अपने संघर्ष का लाभ। अब उसके बाद भी लोग जो विपक्ष है वो आरोप पे आरोप लगाते रहेंगे। मतलब जो कभी कुछ कंपनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं वो बहुत ईमानदार है, और जो लड़ रहे हैं वो बेईमान है। ये तो बड़ा अजीब बात वो लोग करते हैं। कोई आर्थिक लाभ है क्या यहाँ पे? क्योंकि देखिए, हम इतना निम्न स्तर का कमेंट नहीं करना चाहते हैं।
ये सब आप लोग अनुसंधान करें।